IAS भारतवर्ष में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने अक्षांश रेखाओं पर चर्चा की थी। आज अगला एपिसोड है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं पर। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछले दिन हमने देखा था अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषता ये होती है कि ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई होती है, परंतु देशांतर रेखाएं ठीक इसके अपोजिट होती हैं, इससे विपरीत होती हैं, उल्टी होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं। जिस तरह से विषुवत रेखा की चर्चा हमने पिछले दिनों की थी और यह भी बताया था कि विषुवत रेखा शून्य अंश अक्षांश को कहते हैं। इसी तरह से एक ऐसी देशांतर रेखा होती है जिसे शून्य देशांतर माना जाता है। उत्तर से दक्षिण इनका अस्तित्व होता है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं। इन्हें दूसरी भाषा में याम्योत्तर रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याम्योत्तर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं इस तरह से, और इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं या याम्योत्तर रेखा कहते हैं। आप चर्चा करते हैं ग्रीनविच या ग्रीनिच या शून्य अंश देशांतर। ग्रीनिच या शून्य अंश देशांतर। ग्रीनिच वेधशाला से होकर के एक रेखा खींची गई है। देशांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले लंदन स्थित ग्रीनिच वेधशाला से होकर के एक प्रधान देशांतर रेखा खींची गई है। इसी को हम शून्य अंश देशांतर भी कह सकते हैं। इसी को हम शून्य अंश देशांतर भी कह सकते हैं। दरअसल ये शून्य अंश देशांतर ही होता है। तो ये है ग्रीनिच रेखा या शून्य अंश देशांतर। अब इसके बाद हम देखते हैं और देशांतर रेखाएं, और कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं। इस ग्रीनिच देशांतर रेखा के पूर्व में एक एक अंश के अंतराल से 180 रेखाएं पूर्व में और 180 रेखाएं पश्चिम में ग्लोब पर खींची गई हैं। इनको हम पूर्व के देशांतरों को पूर्व देशांतर और पश्चिम के देशांतरों को पश्चिम देशांतर के रूप में जानते हैं। इस तरह से हमारी ये देशांतर रेखाएं हुई। आपने इसके पहले एपिसोड में पढ़ा है अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त हुआ करती थी। हमारी अक्षांश रेखाएं जो भी खींची जाती थी वो पूर्ण वृत्त हुआ करती थी, लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो पूर्ण वृत्त नहीं होती, ये सिर्फ अर्धवृत्त होती हैं। और कहाँ से होकर गुजरती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव तक, या दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव तक खींची गई होती है सारी देशांतर रेखाएं। और इस तरह से एक देशांतर रेखा का अस्तित्व कैसा होता है? अर्धवृत्त के रूप में। सिर्फ इतना ही होता है। एक देशांतर रेखा का अस्तित्व केवल अर्धवृत्त होता है। ये अगर इधर कोई देशांतर रेखा भी बन सकती है, ये दूसरी देशांतर रेखा होगी। दो देशांतर रेखाओं को मिला करके एक वृत्त बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक देशांतर रेखा कैसी रेखा होती है? अर्धवृत्त रेखा। अर्धवृत्त के रूप में होती है। सारी देशांतर रेखाएं, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, सभी एक बराबर होती हैं और सभी अर्ध वृत्त के रूप में होती हैं।
तो आपने समझा देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। अब देखते हैं अगले टॉपिक पर विचार करते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर रेखाएं, अभी इसके पहले भी हमने बताया है, ये रेखाएं दो तरह की होती हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर। ग्रीनिच रेखा या शून्य अंश देशांतर के पूर्व में जितनी रेखाएं खींची जाती हैं वो पूर्वी देशांतर कही जाती हैं, और ग्रीनिच रेखा के पश्चिम में जितनी रेखाएं खींची जाती हैं वो पश्चिम देशांतर के रूप में जानी जाती हैं। अब चर्चा कर लेते हैं देशांतरों की संख्या पर। इनकी संख्या कितनी है, पहले भी हालांकि चर्चा की गई है, परंतु इनकी संख्या पश्चिम में 180 और पूर्व में भी 180 है। पश्चिम में 180, पूर्व में 180, यानी कुल 360 होती है। इनकी कुल संख्या होती है 360, यानी अक्षांश रेखाओं की दुगनी। अक्षांश रेखाएं कितनी होती थी, कुल 180 होती थी, 90 उत्तर 90 दक्षिण, लेकिन ये देशांतर रेखाएं उसकी दुगनी है, 180 पश्चिम में और 180 पूर्व में। कुल मिलाकर के 360 अंश होते हैं और 360 देशांतर रेखाएं भी खींची जाती हैं। इनके उपभाग भी होते हैं। एक देशांतर रेखा 60 भागों में बांटी जाती है, जिसे हम मिनट के रूप में जानते हैं। मिनट को भी और 60 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम सेकंड के रूप में जानते हैं। ये देशांतर रेखा के उपभाग हैं। तो देशांतर रेखाएं आपके समझ में आया होगा, और अब हम चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं का उपयोग। देशांतर रेखाओं का उपयोग, पिछले एपिसोड में हमने अक्षांश रेखाओं का उपयोग बताया था, लेकिन अब देशांतर रेखाओं का उपयोग किन कामों में होता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका पहला उपयोग है स्थिति निर्धारण। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है। वो रेखाएं होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर ही चुके हैं। आज देशांतर रेखाओं की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी जगह की सही स्थिति को हम तभी जान सकते हैं जब हम उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में चिन्हित करें। हम किसी भी स्थान को कह सकते हैं कि कोई भी स्थान शून्य अंश देशांतर और शून्य अंश अक्षांश पर स्थित है। कोई भी स्थान यहाँ स्थित है अगर, तो इसे हम कह सकते हैं अमुक स्थान शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर पर स्थित है। इसके बाद अगर कोई स्थान यहाँ पर स्थित है तो हम कह सकते हैं कि अमुक स्थान 10 अंश दक्षिणी अक्षांश और 10 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। 10 अंश दक्षिणी अक्षांश और 10 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की उपयोगिता किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए विशेष रूप से है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा नहीं लें तो हम किसी स्थान की सही स्थिति नहीं बता सकते। तो ये हुआ स्थिति का निर्धारण, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों मिलकर के किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं। दूसरी उपयोगिता है समय निर्धारण। देशांतर रेखाओं की दूसरी उपयोगिता है समय का निर्धारण। इनके द्वारा हमें धरती के किसी भी स्थान के समय का पता चलता है, क्योंकि धरती के हर स्थानों में समय एक सा नहीं रहता। अगर हम कल्पना करें कि हमारे देश में 12 बजे दिन है, अगर हम कल्पना करें, हम मान लें कि हमारा देश यहाँ पर है, इस अक्षांश पर है, या कोई भी जगह इस देशांतर पर है, तो इसके
पूर्व में जो जगह हैं उनका समय अलग होगा और इसके पश्चिम में जो जगह हैं उनका समय अलग होगा। ऐसा क्यों होता है वो चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो हमारी चर्चा चल रही है देशांतर और समय, यानी देशांतरों का एक काम है समय निर्धारण, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर हम देशांतरों के संदर्भ में समय की चर्चा करें तो एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। यानी कहना चाहिए कि अगर ग्रीनिच रेखा पर शून्य अंश देशांतर पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो इससे एक अंश पूर्वी देशांतर में समय क्या होगा, 4 मिनट ज़्यादा होगा। यहाँ पे 12:04 होंगे, यहाँ पर क्या होंगे 12:04। अगर एक देशांतर पश्चिम की ओर हम देखें तो यहाँ पर समय 12 बजने में 4 मिनट कम होगा, यानी 11:56 होगा, 11:56। अगर शून्य अंश देशांतर या ग्रीनविच रेखा से एक देशांतर पश्चिम की ओर के समय को हम देखें, अगर ग्रीनविच रेखा में 12 बजे हैं तो इससे एक देशांतर पश्चिम में 4 मिनट कम का समय होगा, यानी 11:56 होंगे। अगर शून्य अंश देशांतर से एक देशांतर हम पूर्व की ओर लें तो यहाँ अधिक समय होगा, 12:04 होगा। यहाँ एक देशांतर के अंतर में कितना होगा, 12:04। इसी तरह इधर जितने भी देशांतर होंगे उतने में 12 बजे में 4 मिनट जुड़ते जाएंगे। इधर अगर का समय अगर निर्धारित करना है हमें तो जितने भी देशांतर इधर होंगे उतने 4 मिनट घट जाएंगे और हमें समय मालूम हो जाएगा। इसी तरह एक चर्चा आती है हमारे भारत से लंदन का समय कितना आगे है। तो दोस्तों इसी मान से, इसी 4 मिनट के अंतर के कारण से हमारे भारत से लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर आता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। ऐसा होता क्यों है समझने का प्रयास करते हैं, क्यों ऐसा होता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति, यानी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपनी घूर्णन गति में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसका पूर्ण परिधि, अगर हम भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो इसका मान है 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर, यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड मारती है, यानी वो 40,000 किलोमीटर चल जाती है। अगर हम 40,000 किलोमीटर को 360 देशांतर माने, 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूम जाती है, 360 देशांतर पार कर जाती है। 360 देशांतरों को पार करने में हमारी पृथ्वी को समय लगता है 24 घंटे, यानी मिनट में देखें 24 घंटे को तो कितना होगा, 1440 मिनट। 24 घंटे में 1440 मिनट होंगे। अब अगर हम एक देशांतर में इस समय को विभाजित करें तो पता चलेगा 1440 में भागे 360 करें, 1440 बटे 360 करें तो मान आता है 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और इसीलिए एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर आता है। इस तरह से हम पृथ्वी के किसी भी स्थान के समय को हम जान सकते हैं। समय का निर्धारण हम देशांतर रेखाओं के द्वारा कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि कोई भी स्थान किस देशांतर पर स्थित है तो वहाँ के समय की स्थिति को हम जान सकते हैं। इस तरह से देशांतरों का दूसरा काम हुआ समय का निर्धारण, यानी इनके द्वारा हम सटीक समय, सही समय का निर्धारण कर सकते हैं। पूर्व में हमने देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की थी। चर्चा हुई थी ग्रीनिच रेखा के पूर्व में देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है और ग्रीनिच रेखा के पश्चिम में देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है।
अब हमें देखना ये होगा जो 180वीं रेखा होती है, 180वीं देशांतर होता है, वह कौन सी रेखा होती है, पश्चिमी या पूर्व? क्या कहेंगे इस संबंध में? यह रेखा पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही होती है, मतलब दो रेखाएं इसमें शामिल होती हैं। ये रेखा इसमें दो रेखाएं इसमें शामिल होती हैं। जो पश्चिम की ओर से रेखाएं जाती हैं वो लौट कर पृथ्वी के निचले भाग से लौट के इस रेखा में पहुंच जाती हैं 179। मान लीजिए इस रेखा को मानते हैं अपन 179 पश्चिम देशांतर, तो ये 180 पश्चिम देशांतर होगा। अगर हम पूर्व की ओर से चलें, पूर्वी देशांतर की ओर से चलें और 179 अंश पूर्वी देशांतर पर पहुँचे, तो वही रेखा जो उभयनिष्ठ है ये 180 अंश से पूर्वी देशांतर होगी। मतलब इसमें दो रेखाएं शामिल हैं। आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें दो रेखाएं शामिल हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 180 अंश देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी ये दोनों ही होती है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये एक सवाल और है, हमने पहले भी चर्चा की है कि देशांतरों में एक देशांतर के अंतराल में 4 मिनट के समय का अंतर होता है, और इस अंतर के कारण अगर हम एक दिवस की गणना करें, एक दिन की गणना करें, तारीख की गणना करें, तो कहाँ कौन सा तारीख होगा एक असमंजसपूर्ण बात हो जाती है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 180 अंश देशांतर के सहारे ग्लोब पर एक रेखा खींची जाती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर के सहारे खींची जाती है, वो एकदम सीधी नहीं होती है। वह कई बार इस रेखा को छोड़कर पूर्व में चली जाती है और कई बार पश्चिम में चली जाती है। मतलब 180 अंश से कई बार पलायन करती है, फिर 180 अंश में पुनः आ जाती है, और इस तरह वो पूरी होती है। कहना चाहिए कि 180 अंश देशांतर जो है एकदम सीधी रेखा है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो 180 अंश देशांतर के सहारे पे चलती है, परंतु एकदम सीधी नहीं चलती। कुछ जगहों पर 180 अंश देशांतर के साथ ही चलती है, परंतु कुछ जगह इसका साथ छोड़कर पूर्व में चली जाती है, और कुछ जगह इसका साथ छोड़कर पश्चिम में चली जाती है, पुनः इसमें आकर मिल जाती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब सवाल है अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण, जो तारीख है, दिवस है, इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे होता है। तो दोस्तों इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यह निर्धारण इसी रेखा से होता है, 180 अंश देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण होता है। अगर हम कल्पना करें 12 बजे रात्रि के समय हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में हैं, तो 12 बजे के बाद जैसे ही थोड़ा सा समय ज़्यादा होगा तो दूसरा दिन लग जाएगा, यहाँ पर दिवस बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ सोमवार हो गया है, 12 बजे के बाद क्या हो गया है, यहाँ सोमवार, तो इधर सोमवार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम के क्षेत्रों में जैसे ही 12 बजे से ओवर समय होता जाएगा, यहाँ की सब तिथियाँ बदलती जाएंगी। परंतु एक सवाल है कि इसके पूर्व में क्या होगा। इसके पूर्व में समय एक दिन पहले का होगा, यानी यहाँ सोमवार है तो यहाँ रविवार होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समय 12 बजे से ओवर हो गया है, तो वहाँ दूसरी तारीख, नई तारीख चालू हो जाएगी। और इसी तरह से जब पूरा राउंड हो करके पुनः यहाँ पहुँचेगा, और इसके पूर्व के देशांतरों में
जैसे 12 बजे का समय होगा रात्रि का, तो यहाँ की तिथि भी बदलेगी। ये स्थिति यहाँ 180 अंश देशांतर के पहले तक होगी। और जैसे ही 180 अंश देशांतर में 12 बजा, तो यहाँ सोमवार से मंगल हो जाएगा। कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पहले एक दिन के पूर्व का समय होता है, लेकिन इसके पश्चिम में एक दिन के बाद का समय होता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई नाविक चल रहा है और यहाँ पे वो नौका चला रहा है, यहाँ सोमवार है। जैसे ही वह नाविक इस रेखा को क्रॉस करेगा तो वो रविवार में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? रविवार में। परंतु अगर कोई नाविक इधर से नाव चलाते हुए आ रहा है और रविवार में है, जैसे ही इस रेखा को क्रॉस करेगा तो ये सोमवार में पहुंच जाएगा। मान लीजिए इस देशांतर पर 12 बजे से कम का समय है, तो यहाँ सोमवार नहीं होगा, यहाँ भी रविवार ही होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि कोई भी देशांतर पे 12 बजे से अधिक का समय हो चुका हो, तभी सोमवार होगा। अन्यथा कम समय वाले क्षेत्रों में रविवार ही रहेगा। तो इस तरह आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अस्तित्व। ये कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब अस्तित्व में आई? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में 1884 में एक विश्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अस्तित्व में आई। इसका निर्धारण किया गया। तिथियों के निर्धारण के लिए कुछ समझौते हुए और 1884 में वाशिंगटन स्थित सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अस्तित्व में आई।